ईमानदार हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। पाएँ तो गरीबों का सब रख लें, और कोई सवाल भी नहीं पूछता। मीडिया सवाल किससे पूछेगी? जिनका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने ही कहा था कि बिका हुआ पत्रकार और डरा हुआ विपक्ष, मुर्दा आवाम, तीनों लोकतंत्र के लिए घातक हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। जय हिंद दोस्तों। मंगे महान व्यक्तित्व के जो स्वामी थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी कितनी भी तारीफ कर लिया जाए, कितना भी क्लास ले लिया जाए, कितना भी उनको बता दिया जाए, वो शब्द कम है, क्योंकि जो वो देश को दे करके गए हैं वो देश कभी भूल नहीं सकता। तो हम आज जानेंगे एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अमीर घर में जन्म इनका नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ही मेहनती थे और बहुत ही ईमानदार पर्सनालिटी के स्वामी थे। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम पड़ता है तमिलनाडु। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म होता है। जैसे इनके नाम के आगे एपीजे अब्दुल कलाम, इनका अपना नाम तो अब्दुल कलाम था, जो जे लिखा है जैनुल आबदीन इनके पिताजी थे। ये बच्चे ही थे, इनकी एक बड़ी बहन थी, एक बड़ी बहन और 4 भाई। सबसे बड़ी बहन थी, फिर 4 भाई थे, और सबसे छोटे कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको भारत रत्न मिला, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी जो बड़ी बहन थी और जो 4 भाई थे, एपीजे अब्दुल कलाम छोटे थे तो गांव के एक सरकारी या प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद जैसे होते ना बच्चे के, देखो स्कूलिंग जैसे मिलेगी वैसा ही बच्चा वैसे ही परिवेश में ढलेगा। बताए नहीं थे जो 13 से 19 तक की एज होती है, कौन सी एज होती है? गोल्डन एज। इसमें जिस बच्चे को जैसा ढाल दोगे वैसे ही माहौल में पले बढ़ेगा। अब इनका कोई उस समय छोटे में कोई सपना नहीं था, लेकिन ये जब प्राइमरी स्कूल में जाते थे तो गांव में 7वीं क्लास तक का स्कूल था, पढ़ने चले जाए। पढ़ने के बाद जैसे ही आए इनका मन लगने लगा कि मुझे पढ़ना है और कुछ अच्छा करना है। तो छोटे थे जब गांव के ही विद्यालय में पढ़ रहे थे तो इनके टीचर थे, उन्होंने बताया कि पक्षी उड़ते कैसे हैं। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि उनकी हड्डियां खोखली होती हैं और पंखों को उड़ान भरने के समय पंजों को समेट लेते हैं। तो ऐसे ही रोज टीचर बता रहे थे, इन बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन ले करके गए, पक्षियों को दिखाएं, फिर उनको उड़ा करके दिखाएं कैसे उड़ते हैं। ये रोज जाते वहीं, क्योंकि वो समुद्र का इलाका भी है तो वहाँ पक्षी बैठे रहते हैं। और धीरे धीरे उनको उड़ाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जब गए तो इनके मन में भी एक सपना पलने लगा कि मैं भी एक दिन ऐसी उड़ान भरूंगा। अब ये सपना पलते पलते धीरे धीरे जैसे ही क्लास 7 पढ़ चुके, उसके बाद ये छोटे ही थे, 8 साल की उम्र के थे। 8 वर्ष की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है। उस समय ये पेपर बेचने का काम करने लगे। इनके जो चाचे का लड़का था वो पेपर बेचता था। तो इनसे कहें एपीजे अब्दुल कलाम से कि आप भी पेपर बेचने का काम करोगे। देख रहे थे घर की गरीबी, क्योंकि इनके पिताजी का एक बिजनेस था जिसको कहते हैं फेरी, नाव, बोट टाइप में होती थी, उसी से गुजारा घर का चलता था। तो घर की स्थिति देख करके 8 वर्ष में पेपर बांटने का काम करने लगे। तो सभी के सुबह पेपर भी दे आए। 4 बजे पहले तो एक टीचर कोचिंग पढ़ाते थे कि सुबह 4 बजे, जो सुबह 4 बजे सबसे जल्दी आ जाएगा नहा धुल करके, उसको फ्री में कोचिंग पढ़ने को मिलेगा। तो ये सुबह बच्चे ही थे, सुबह नहा धुल करके सुबह टीचर के यहाँ पहुँच जाते, 4 बजे पढ़ करके आते, पेपर बेचना स्टार्ट कर देते। तो जो पेपर के बीच का समय मिलता था वो पेपर पढ़ लेते थे। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इनको लगा
कि कुछ ना कुछ अब किया जाए, अच्छा किया जाए। फिर जिले में एक स्कूल था, इंटर पढ़ गए। इंटर पढ़ने के बाद जब 12वीं पास हो गए तो इनके टीचर ने कहा कि अब आप ऐसा करो कि बीएससी कर लो। तो जानकारी थी नहीं कि बीएससी करना है या बीए करना, तो इनको बीएससी कहें कि बीएससी आप कर लो। बीएससी कर लिए, पढ़ गए। अब जब बीएससी इनका पूरा हो गया तो टीचर ने बताया कि अब आप इंजीनियरिंग कर लो। तो अब इंजीनियरिंग के लिए क्या होगा, पैसा लगेगा। और जब ये बीएससी कर रहे थे तो इनकी जो बड़ी बहन थी उनकी शादी हो गई थी, बड़ी बहन की शादी हो गई। तो बड़े बहन जो शादी हो गई तो इन्होंने कहा कि एपीजे आप पढ़ने में अच्छे हैं। तो इनकी बहन के जो कंगन थे और चैन थी, इनकी बड़ी बहन ने अपने कंगन और चैन बेच दी कि आपको पढ़ाई के लिए दिक्कत ना हो। उस समय जो सामान बेचा गया था वो 1000 रुपये, उस समय 1000 की कीमत थी। तो इनको एपीजे को दिए, कहें आप एडमिशन करा लो इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो इंजीनियरिंग कॉलेज है मद्रास में पड़ता है, MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग पढ़ने चले गए। अब जब वहाँ क्लास पहुँचे तो सोचे कि मेहनत किया जाए। तो एक टीचर वहाँ मिले, एक टीचर मिले। अब टीचर मिले, अच्छे टीचर रहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहीं पड़ता है चेन्नई, मद्रास में। तब पहले नाम उसका मद्रास था। अब देखो यहाँ पढ़ने तो पहुँच गए, लेकिन ये क्या भाई, गहने मान लो फर्स्ट साल का काम तो चल जाएगा उससे, लेकिन जो दोबारा क्या होगा, स्कॉलर व्यवस्था होती है कि स्कॉलर मिलेगा तो अगले साल की फीस हो जाएगी। गरीब घर से ही थे, अब सपने देख रहे थे कि कहीं ना कहीं मुझे इस पैसे को जो आज खर्च हो रहा इसको कई हजार गुना बढ़ा करके परिवार को लिए करना है। अब टीचर मिले तो इन्होंने कहा एपीजे से कि आप एक विमान की डिजाइन बनाइए। तो विमान की डिजाइन बनाने को मिला। तो जैसे ही टीचर के पास पहुंचे विमान की डिजाइन बना करके, टीचर ने इनको कहा कि एपीजे ये डिजाइन आपकी अच्छी नहीं है, और अगर आपने अच्छी डिजाइन का प्लेन नहीं बना करके दिया तो आपकी जो स्कॉलर व्यवस्था होगी वो समाप्त कर दी जाएगी। अब स्कॉलर के अलावा कोई सुविधा नहीं थी इनके पास, पैसे की दिक्कत थी। तो स्कॉलर के लिए इन्होंने कहा सर मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, 1 महीने में मैं बना दूंगा। तो टीचर ने कहा 1 महीने का नहीं, सिर्फ आपको समय देंगे 3 दिन का। 3 दिन का मतलब 72 घंटे का समय मिलेगा, 72 घंटे का समय। अब 72 घंटे में आप बना करके अगर दे रहे हैं 3 दिन में तो ठीक है, नहीं आपकी स्कॉलर व्यवस्था छिन जाएगी, फिर नहीं मिलेगी। तो ये जैसे ही आते हैं विमान की डिजाइन बनाने में लग जाते हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं, न खाने का ध्यान न कुछ नहीं, बस विमान की डिजाइन बनाना है। और जैसे ही 3 दिन, तीसरा दिन लगा बना करके विमान की डिजाइन टीचर के पास पहुंचे। तो टीचर ने कहा कि बेस्ट, बहुत अच्छी डिजाइन है। टीचर ने क्यों कहा था इनसे, क्योंकि जानते थे कि एपीजे अब्दुल कलाम बेस्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने मेहनत में लग गए, बना करके दे दिए। अब वहां से जब पास होकर के निकले तो जैसे होते हैं ना टॉपर्स में इनकी गिनती हुई कि अच्छे नंबरों से MIT से पास होकर के ये निकले। अब सपना क्या था, बचपन से क्या सपना देख रहे हैं, उड़ने का। तो मन आया, मन में सोचा कि उड़ने का सपना देखने का मतलब एयरफोर्स में जाने की इच्छा थी। तो एयरफोर्स में सोचे कि एयरफोर्स चले जाएंगे। अब मान लो कि एयरफोर्स में अगर सपना पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब एयरफोर्स का सपना तो देखे थे, वहाँ जैसे पेपर देना था उसके पहले एयरफोर्स का जो पेपर था वो देहरादून था। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और उसके पहले एक साइंटिस्ट वाला जो वैज्ञानिक वाला पेपर इंटरव्यू था, वैज्ञानिक का साइंटिस्ट वाला, वो था दिल्ली में। अब दिल्ली में पहले पेपर देने पहुँचे, यहाँ से इंटरव्यू पेपर सब हो गया दिल्ली में, वहाँ से चले गए देहरादून, इधर से निकल गए, कहें अब देहरादून में एयरफोर्स का पेपर देने पहुँच जाएंगे। अब देखो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, एयरफोर्स का पेपर देने पहुँचे तो वहाँ 25 लड़के केवल पहुँचे थे, 25 लड़के। और 25 के 25 जो लड़के थे बहुत ही तेज दिमाग के लड़के थे, सब बेस्ट लड़के पहुँचे थे। अब वैकेंसी कितनी थी, केवल 8 लड़कों को लेना था कि 8 लड़के। और पेपर दे करके जैसे ही देखें रिजल्ट अपना, तो इनका नंबर था 9वीं रैंक थी, 9वीं रैंक पर लिखा था एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत उदास हुए
और मन एकदम टूट गया था, क्योंकि वो बचपन से उड़ने का सपना देख रहे थे ना एयरफोर्स में। कहते नहीं कि जरूरी नहीं है कि आप जो चाह रहा है वही मिले, आपके लिए क्या बेस्ट है वो जरूरी होता है। तो जरूरी नहीं था इनका एयरफोर्स में जाना, शायद एयरफोर्स में जाते तो पायलट तक ही सीमित रह जाते। फिर उधर के बाद जैसे ही एयरफोर्स वाला पेपर हुआ तो कहें अब चले जाएंगे ऋषिकेश, उत्तराखंड में ऋषिकेश पड़ता है, तो ये पहाड़ों पर घूमने निकल गए। देखो इनका दिमाग क्या था, एक तरफ ये साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आत्मा भगवान इसमें भी विश्वास करते थे। तो ऋषिकेश पहुंचे आश्रम में, तो गंगा नदी है वहीं, टहल रहे थे उसी नदी के किनारे। तो ऋषि के जैसे ही ऋषि ने देखा कि लड़का नदी के किनारे फिसल न जाए, तो बुलाएं, कहें बेटा इधर आइए। तो उदास मन से आए, तो कहें कि बेटा क्या दिक्कत है आपको। इन्होंने कहा गुरुजी क्या बताएं, बचपन में एक सपना देखा था और उसके लिए मैंने इतनी मेहनत किया, और मैं घर जा कर के कैसे बताऊंगा कि मेरा पेपर नहीं निकला, और मुझे ये था कि जो मेरी बहन के गहने भी बिक गए और मैंने ऐसे पढ़ाई। तो ऋषि ने कहा अगर दिल से और सच्चे मन से आपने सपना देखा है तो किसी न किसी रूप में आपका सपना जरूर पूरा होगा। कुछ दिन बाद शांति से फिर रहते हैं, और उसके बाद फिर फोन करते हैं, कहाँ पे, दिल्ली, जो दिए थे साइंटिस्ट का इंटरव्यू। और वहाँ जब फोन किए तो कहें सर आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये एयरफोर्स ना सही साइंटिस्ट बन गए। अब इनकी मुलाकात होती है विक्रम साराभाई, जो इसरो के सबसे मुख्य थे इसरो के। नोट कर लीजिए जो नोट करने वाले पॉइंट हैं। अब एयरफोर्स वाला चांस तो गया, वैज्ञानिक बन गए। अब ये विक्रम साराभाई के पास पहुंचे दिल्ली। अब दिल्ली जैसे ही पहुंचे, इसरो दिल्ली, देखो जब दिल्ली ये पहुंचे इंटरव्यू के लिए गए थे ना, तो दिल्ली वाला जो इंटरव्यू था साइंटिस्ट का, इनका फाइनल हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो एयरफोर्स का चांस तो गया, एयरफोर्स से कोई मतलब नहीं, साइंटिस्ट बन गए। अब ये पहुंचे विक्रम साराभाई के अंडर में काम करने लगे। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च में इनसे बड़ा कोई नहीं था उस समय। आज भी जैसे कह देते हैं विक्रम साराभाई, इनसे बड़ा स्पेस रिसर्च में किसी का नाम नहीं था उस समय। ये पहुंचे एपीजे अब्दुल कलाम विक्रम साराभाई के पास। अब देखो ये इसरो में काम करने लगे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ये विक्रम साराभाई के साथ काम करने लगे, इनको अपना गुरु मानते थे कि विक्रम साराभाई जो भी हमको सलाह देंगे अच्छी देंगे। तो किसी प्रोजेक्ट पर काम दे दिए कि कुछ काम करेंगे। 69 के बाद जैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम पहुंचे, विक्रम साराभाई के अंडर में काम करने लगे। अब इनको एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए विक्रम साराभाई ने कहा कि आप इस प्रोजेक्ट में काम करिए। फिर कुछ दिक्कत हुई तो विक्रम साराभाई को वही लॉन्च से फ़ोन किए कि सर ये टेक्निकल दिक्कत आ रही है और इस पर आप देख लीजिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम से कहें कि आप तमिलनाडु रामेश्वरम आ ही रहे हैं तो हम मिलते हैं कहाँ पर, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर, अब त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर जैसे ही मिलने के लिए पहुँचे, जिससे बात हुई और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो देखें कि एक भीड़ सा माहौल है और बड़ा मातम सा छाया है। तो मातम सा क्या छाया था कि विक्रम साराभाई की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जिससे मिलने आए हैं 6-7-8 घंटे की दूरी होगी वहाँ से। अब वहाँ से जैसे ही पहुँचे तो पता लगा कि विक्रम साराभाई की मृत्यु हो गई, जिनसे ठीक ठाक बात, और इनसे बड़ा उस समय स्पेस रिसर्च में किसी का नाम था, इन्हीं के अंडर में काम कर रहे थे। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो देखें कि विक्रम साराभाई की मृत्यु, एक बहुत बड़ा झटका लगा। 1971 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। अब वो काम तो करने लगे। अब देखना जो भी इसरो में जो और डायरेक्टर रहते हैं, प्रोफेसर रैंक के अधिकार रहते हैं, तो सब लोग स्पेस रिसर्च में काम करते हैं। जैसे मिसाइल पर काम करना हुआ, SLV-3 पर काम करना हुआ। अब वहीं पर एक हैं सतीश। अब देखो, अब ये काम तो करने लगे। अब सतीश धवन से कहें कि ये जो सतीश धवन हैं,
इन्हीं के अंडर में अब काम करने लगे। और वहीं पर एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था ब्रह्म प्रकाश, ये थे प्रोफेसर। और इसरो के चीफ कौन थे? सतीश धवन। सतीश धवन से बताएं ऐसी ऐसी बात है, इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। कहें ठीक है काम करना है। अब ये काम करना स्टार्ट कर दिए SLV पर। SLV क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये होता है जिस पर हम सैटेलाइट को सेट करके भेजते हैं, तभी तो अंतरिक्ष में जाएगा, वो सेट होगा अपने स्थान पे। अब देखना, इसको तो बनाने में लग गए ये लोग 1971 के बाद से। काम तो स्टार्टिंग हो गया था कब से? 1969 से, लेकिन जो काम स्पीड पकड़ा 1971 में। कुछ दिन और बीते, पता लगा कि इनकी माता जी एक्सपायर हो गई। पिताजी पहले एक्सपायर हुए थे। पता लगा कि इनके पिताजी एक्सपायर हो गए। 72-73 का साल था, 1973। जैसे ही पिताजी की मृत्यु की खबर पाए, पिताजी 102 साल के आसपास थे, 100 साल के ऊपर लाजमी है कि उतने में आदमी की मृत्यु होगी, लेकिन एक झटका था। उसके बाद वहाँ पहुँचे जैसे ही, फिर माँ ने कहा बेटा तुम्हारा तो काम देश के प्रति है, अब कितने दिन परेशान रहोगे, आप जाइए अपना काम करिए। कुछ दिन बाद पता लगा 1974 के आसपास कि इनकी माता जी की भी मृत्यु हो गई। फिर कुछ दिन बाद गए। अब देखो काम का समय चल रहा है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहे हैं, और उतनी ही समय पहले पिताजी पहले जिनको गुरु मानते थे विक्रम साराभाई, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पिताजी की मृत्यु, कुछ समय और बीता, माता की मृत्यु हो गई। जैसे ही वहां से आए बड़े उदास और टूटे मन से रहते थे। तो सतीश धवन इसरो के चीफ थे, इनको भी अपना हेड मानते थे। तो सतीश धवन ने कहा कि देखो एपीजे आप बहुत परेशान रहोगे, ऐसा करो कि आप अपना पूरा मन तन धन SLV पर झोंक दो, मतलब बेस्ट इसको करके देना है। क्योंकि जो गया है, माता पिता गए हैं, उनके भाई सपना क्या था कि मेरा बेटा कामयाब बने। इन्होंने अपना पूरा मन तन धन सब कुछ लगा दिया कि मुझे SLV बनाना है। SLV कुछ दिन में कंप्लीट करके अपना बना लिए। अब जब बना लिए तो अब कहें कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो बना लिए, अब कहें सैटेलाइट बनाया जाए जिसमें रख करके हमको भेजना है। अब ये सारी चीज़ें तैयारी चल रही है, और तैयारी चलने के बाद बना लिए सब कुछ। और फिर 1979 आ गया। 1979 का साल था। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, 10 वर्ष हो गए ना। अब 10 वर्ष में पूरी तैयारियां, इनको लॉन्च करना था। जैसे होता है ना, क्या रिजल्ट आना है तो घबराहट होने लगती है ना कि क्या करना है। अब ये तो बना लिए थे, SLV-3 वगैरह सब कुछ बना लिए। अब बनाने के बाद इन्होंने सोचा कि सैटेलाइट को इसमें रख करके भेजा जाएगा। तो 1979 में सारी तैयारियां पूरी एकदम कंप्लीट, मीडिया जो भी सब चीज़ रेडी कि आज लॉन्च होगा। अब लॉन्च करने के लिए जैसे पहुँचे तो 4 मिनट जब बचे हैं तो लास्ट टेस्टिंग होती है। 4 मिनट पहले लास्ट में एक टेस्टिंग होती है कि सही है कि नहीं है। जैसे ही कहें ठीक है सब भेज दिए, तो पहला जो मिनट का गया तो वो बताया कि ठीक है। और जैसा ही दूसरा मिनट स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर में सिग्नल आना स्टार्ट हुआ, गड़बड़ गड़बड़, और वापस आ करके जिसको भेजे थे, और भेजने के बाद बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। बंगाल की खाड़ी में जा गिरा जो भी सैटेलाइट भेजे थे। अब भाई ऐसा हुआ है तो देश का पैसा है। अब ये बहुत परेशान APJ अब्दुल कलाम जा करके अपने रूम पे लेट गए, एकदम शून्य, जैसे कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं शरीर पे। ब्रह्म प्रकाश भाई एज्ड आदमी थे, प्रोफेसर थे, इन्होंने देख लिया कि फेलियर कैसा महसूस करता होगा। तो जैसे ही लेटे थे, ब्रह्म प्रकाश पहुँचे और जैसे ही लेटे थे सर पे हाथ रखे तो इनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, आंसुधारा। उसके बाद इन्होंने कहा बेटा क्यों परेशान हो, साइंस तो यही है, कभी खुशी देगी कभी दुख देगी, फिर भी तो मुझे काम करना है। अब सतीश धवन क्या थे? इसरो के चीफ थे। इन्होंने APJ अब्दुल कलाम को बुलाया क्योंकि प्रोजेक्ट हेड इनको बनाया था। प्रोजेक्ट में हेड इन्हीं को बनाया था कि प्रोजेक्ट के हेड आप रहोगे। भाई प्रोजेक्ट जो हेड होता है उसी की जिम्मेदारी होती है ना सब। अब देखना क्या होगा, प्रोजेक्ट हेड तो बना दिए थे, अब जो SLV-3 बना लिए इसी पर रख करके सोचे कि अब सैटेलाइट को भेजा जाए। अब भेजना जैसे चाहें, 10 साल की मेहनत देखो, 3 मिनट पहले सब गड़बड़ बताया, बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। अब मीडिया सब रेडी
कि देश का पैसा बर्बाद कर दिए। तो इन्होंने सतीश धवन ने कहा कि फेल हो या पास, लेकिन हमें फिर भी तो मीडिया के सामने अपना सब कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कैसे कैसी कंडीशन हुई है। इन्होंने सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम लेकर के गए, पूरा भीड़ भाड़, मीडिया पूरा भरे। अब एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहें कि कैसे हमारी गलती, क्योंकि प्रोजेक्ट हेड कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये कुछ कहते हैं, सतीश धवन बैठे कुर्सी पर, दोनों लोग बैठे। तो मीडिया वालों ने जैसे ही क्वेश्चन पूछा कि क्या दिक्कत है, तो एपीजे अब्दुल कलाम कुछ बोलते, उसके पहले ही जो इसरो के चीफ थे सतीश धवन, इन्होंने कहा इस सारे ब्लेम की जिम्मेदारी मैं लेता हूं क्योंकि इसमें मेरी गलती है। जबकि गलती किसकी थी? एपीजे अब्दुल कलाम की। इनकी कोई गलती नहीं थी भाई, ये तो चीफ थे ना। उसके बाद जैसे ही मीडिया ने पूछा तो एपीजे अब्दुल कलाम कुछ बोलते, उससे पहले क्या किए सतीश धवन ने, ये सारी गलती मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी टीम एक साल में, अगले ही साल बेस्ट देगी। और वैसे ही इनके जो विश्वास था उसी ने एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बना दिया। अगर उस दिन सतीश धवन आगे नहीं होते तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या आगे पहुंच पाते? ना पहुंच पाते, वहीं से बाहर हो जाते। फिर उसके बाद जैसे ही अगला साल लगा 1980 आ गया, 1980 का साल स्टार्ट हो गया ना। खूब मेहनत की उसी पे, जो सैटेलाइट बनाए थे, मेहनत किए, SLV पे रख करके सैटेलाइट भेजे, पहुंच गया। अब जैसे ही पूरी मीडिया अखबार पूरा रेडी, और जैसे ही फिर वही दोनों लोग पहुंचे, सतीश धवन जो इसरो के चीफ थे, एपीजे अब्दुल कलाम। प्रोजेक्ट हेड कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। जैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम कुछ बोलते, सतीश धवन ने कहा इस सारे का श्रेय किसको जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम का। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम के तुरंत आंखों में आंसू आ गए कि जैसे जब दिक्कत थी तब सर ने कहा मेरी गलती है, अब जब आज हम खुशी के मौके पर हैं तो कहें सारे का श्रेय किसको जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम इनकी इतनी इज्जत करते थे। फिर ये सब चीज हुआ। अब भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे काम किए तो अब सरकार की भी तो कुछ बनती है कि भाई इतना काम हुआ हमारे देश के लिए। अब इनको बुलाया गया। इसरो कहाँ है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में है ना। अब देखना, अब सरकार कहाँ थी? सरकार तो दिल्ली में बैठती है ना, केंद्र सरकार। इंदिरा गांधी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे वहीं। इनको बुलाया गया। एपीजे अब्दुल कलाम तुरंत फोन लगाए सतीश धवन के पास, कहें सर मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं। तो कहें कि आपको कपड़े की क्या जरूरत है, आपने तो खुद इतना बड़ा कार्य कर दिया, आपको कोई नजर ही नहीं आए, देखेगा ही नहीं कि आपने क्या पहन रखा है। अब पहुंचे एपीजे अब्दुल कलाम। जैसे ही पहुंचे वहां तो जो इंदिरा गांधी थी और अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी ने तुरंत गले लगा लिया। तो इंदिरा गांधी ने जैसे मजाक के तौर पे नहीं, मजाक के तौर पे कहें कि अटल बिहारी जी शायद आप जान नहीं रहे लड़के मुस्लिम हैं, तो कहें कि हाँ इससे मुझे कोई फर्क नहीं। सबसे पहले क्या है? भारतीय हैं, इंडियन हैं। उसके बाद दूसरा ये क्या है? वैज्ञानिक है। और तीसरा इनके धर्म के बारे में, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद वहां से सब कुछ हो गया। तो अब भाई इतना बड़ा कार्य किए तो पद्म भूषण पुरस्कार के भी सम्मानित किए गए। अगले साल 1981 का साल था, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला, पद्म भूषण पुरस्कार मिला। अब पद्म भूषण पुरस्कार मिल गया और फिर उसके बाद जैसे ही रूम पे पहुंचे, अब बिस्मिल्लाह का एक शहनाई वादक थे ना, उनकी धुन लगा दिए और रूम पे अपना, अब वहाँ आंसू आ गए आंखों में, इसलिए कि उनको माँ याद आ रही, पिता याद आ रहे, और जो उनकी बड़ी बहन थी ना, जिनकी शादी हो गई थी मैरिड, इनके जीजा जी जो बने थे वो भी मृत्यु हो गई थी उसी बीच में। तो अब देखो सबको याद करके, लेकिन खुश इसलिए थे कि जिनको दिखाने का मौका मिला उन लोगों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए। अब सब जब ये सब काम चल रहा था तो कहें अब इसरो में आप क्या काम कर रहे हैं? आप DRDO में आ जाओ। DRDO, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अब DRDO में गए। अब देखो ये डिफेंस के लिए है, ये सेना के लिए हथियार बनाते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सेना के हथियारों के लिए काम करते हैं। तो 81 में पुरस्कार पाए
1982 में चले गए डीआरडीओ में चले गए। अब डीआरडीओ में रहें तो वहीं अब क्या कार्य चालू कर दिए कि अब तो सैटेलाइट हो गया है, एक तकनीक थी ना। अब इन्होंने कहा कि मैं बैलिस्टिक मिसाइल पर कार्य करूंगा। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब कुछ रेंज की बनाई जाए, जैसे कि मान लो हमारा युद्ध चाइना के साथ हो जाए या भारत के युद्ध पाकिस्तान, तो एक रेंज की हो कि 400 किलोमीटर में छोड़ा जाए तो 400 में जा करके गिरे। अब ये मिसाइल पर काम करने लगे, पृथ्वी बनाए, नाग, ढेर सारी मिसाइलें बना दिए। और इसी बीच में फिर पता कुछ दिन बाद लगा कि ब्रह्म प्रकाश की भी मृत्यु हो गई। ब्रह्म प्रकाश याद है ना, जब ये रोए थे तो क्या कहे थे, साइंस कभी खुशी देती है कभी दुख, फिर भी मुझे कार्य करना है। तो इनकी मृत्यु से भी इनको दुख हुआ, लेकिन फिर कुछ दिन बाद डेडिकेटेड इंसान हैं, मेहनत में लग गए, पृथ्वी बनाए, नाग बनाए, ढेर सारी मिसाइलें बना दिए। एक इनका जो सपना था, जो दिल से काम करना चाहते थे, वो कौन सी मिसाइल थी, अग्नि मिसाइल पर कार्य करना चालू कर दिए। अब अग्नि मिसाइल पर जैसे ही कार्य करना स्टार्ट किए, अब अग्नि की जैसे ही तैयारी पूरी हो गई कि आज लॉन्च होगा, आज लॉन्च होगी, टेक्निकल फॉल्ट हो गई, उसके बाद लॉन्च नहीं किए। फिर दोबारा काम किए, कुछ दिन बाद फिर लॉन्च करने का समय आया तो पता लगा फिर गड़बड़ कुछ। अब देखो मीडिया, लोग जल्दी ही भूल जाते हैं कि इन्होंने कुछ किया है। अब मजाक इतनी घटिया तक बना दिए कि कार्टून टाइप में। अमूल जो दूध की कंपनी थी, उन्होंने पेपर में छापा था कि शायद अग्नि मिसाइल को मेरा जो बटर है उसको खाने की जरूरत है। सोचो कि इतना काम कर दिए, उसके बाद भी मीडिया कैसे छाप रही। अग्नि मिसाइल पर काम किए, टेक्निकल फॉल्ट सही हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद क्या किए कि तीसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप में मिसाइल सेट हो जाती है, यानी अग्नि का जो परीक्षण होता है वो तीसरे स्टेप में सही होता है। फिर ये जब कार्य करते हैं तो 1990 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता, पद्म विभूषण पुरस्कार 1990 में पद्म विभूषण। पहले 81 में क्या पाए थे, पद्म भूषण पुरस्कार। देखो अब ये टाइम हो रहा काफी, तो 1991 में इन्होंने सोचा कि जन्म कब था, 15 अक्टूबर 1931 का। अब 15 अक्टूबर 1931 का जन्म था, अब 91 का साल आ गया तो कितने साल हो गए, 60 साल। तो इन्होंने कहा कि अब हम रिटायरमेंट ही ले लेते हैं और गांव में जाएंगे तो एक स्कूल खोलेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कि पढ़ाई कितनी आसान होती है। लेकिन इतने कीमती दिमाग को कोई स्कूल के लेके छोड़ेगा, स्कूल के लिए। अब इन्होंने इनसे कहें कि सर आपका जो दिमाग है देश के लिए बहुत बेस्ट है, आप ऐसा करिए वैज्ञानिक सलाहकार बन जाइए। तो 1992 से 1999 तक ये वैज्ञानिक सलाहकार रहे, जो भी सलाह होती थी ये सलाह देते थे। उसके कुछ दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी फोन करते हैं, पहली बार जब सरकार बनती है, कि सर आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए। तो इन्होंने कहा कि सर मैं मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हो सकता हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी काम चल रहा है। और 1997 का साल था, इनको देश के सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत रत्न जब मिला इनको, तो ऐसा तो है नहीं कि सिंपल कपड़ों में आप पहन के चले जाओ। अब भारत रत्न मिलना था। अब बता रहे हैं ना कि कपड़े नहीं पहनने का इनके अंदर शौक नहीं था, तो टाई बेल्ट जूता सब बाकायदे से जब पहन के गए तो जो लोग देख रहे थे इनको कि काफ़ी अलग तरीके से महसूस हो रहा है। कभी टाई को ढीला करें फिर कसें, ऐसा लगते थे बहुत ही सिंपल स्वभाव के इंसान थे। 1997 में इनको भारत रत्न मिला। और जब बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने फ़ोन किया कि सर मंत्रिमंडल में तो शामिल हो जाइए, तो कहें सर बहुत ज़रूरी काम चल रहा है, मंत्रिमंडल में तो नहीं शामिल हो सकते हैं। देखो जो ये मिसाइल का परीक्षण होता है ये चांदीपुर से होता है, चांदीपुर उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ टेस्टिंग रेंज है ना, वहाँ से मिसाइल का परीक्षण। अब इन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी काम चल रहा है। और कौन कौन सा ज़रूरी चल रहा था, 1998 का परमाणु परीक्षण। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी
वाजपेयी। अब देखना, परमाणु परीक्षण का पूरी तैयारी का सिस्टम बना दिए। अमेरिका वालों ने क्या कहा कि पाबंद लगा दिए कि आप परीक्षण नहीं कर सकते हो, लेकिन इतनी सुपर जोड़ी थी दोनों लोगों की ना कि जब तक उधर किसी के रेंज में ही ना आए और कहें ना बाहर आप कर सकते हो ना जल में, तो गड्ढा खुदवा करके उसमें परीक्षण करवाएं और सफल रहा। ये दूसरी बार परमाणु परीक्षण है और पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। इनको बुलाया गया था एपीजे अब्दुल कलाम को, लेकिन उस समय इनकी भूमिका नहीं थी, इस बार इनकी भूमिका है। तो भारत रत्न पहले मिला 1997 में और परमाणु परीक्षण कब किए? 1998 में। अब देखो सारी चीजें हो गई। सारी चीजें होने का मतलब देखो, मिसाइल पर भी काम कर दिया, पृथ्वी, नाग टैंक रोधी नाग भी बना दिए, अग्नि मिसाइल बना दिए, सारा कुछ सिस्टम बन गया, परमाणु परीक्षण भी कर लिए, सब कुछ हो गया। अब सोच रहे हैं कि कुछ रेस्ट मिल जाए। कुछ दिन का समय बीता, राष्ट्रपति की सीट खाली हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की जब पुनः फिर सरकार में बैठते हैं तो कहें सर आपकी ज़रूरत है देश को। तो इन्होंने कहा एपीजे अब्दुल कलाम कि सर 1 घंटे का समय दे दीजिए, 1 घंटे बाद हम सोच करके बताएंगे। तो कहें सर समय आप 1 दिन का ले लीजिएगा, लेकिन जवाब हाँ में चाहिए, ना में नहीं, क्योंकि एक बार पहले मंत्री बनाने की पेशकश कर चुके थे ना। तो जब इन्होंने कहा कि हाँ खाली है, एकदम फ्री बराबर टाइम है, तो इनको 2002 से 7 तक इनको 11वें नंबर के राष्ट्रपति बनाया गया था। 11वें नंबर के राष्ट्रपति, भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 तक कार्य किए। अब देखो राष्ट्रपति है तो देखो राष्ट्रपति को रहने के लिए बहुत बड़ा राष्ट्रपति भवन है, 350 कमरे के आसपास हैं, पूरा गांव बस जाए राष्ट्रपति भवन में, वीआईपी व्यवस्था है। तो इनको कभी अच्छी चीज़ें वीआईपी नहीं लगती थी, बस ये जानते थे कि हम जनता के सेवक बराबर हैं। तो ये जैसे ही कहीं बैठना हुआ तो जैसे होता था ना, राष्ट्रपति के लिए अलग से कुर्सी वीआईपी लग जाती थी, उस कुर्सी को हटवा देते थे, नॉर्मल से कुर्सी डलवा देते थे कि सबके साथ बराबर। जिन कमरों, सभी कमरों की लाइट बंद करवा देते थे ताकि कोई लाइट जैसे यूज होगी, भाई कमरों की लाइट है, काम है नहीं, तो लाइट बंद करा दें ताकि देश को कुछ मिल सके। अब एक बार ऐसा हुआ कि लास्ट का साल चल रहा था, तो इनके जो रिश्तेदार थे शादी नहीं किए, तो इनसे पूछा गया कि शादी क्यों नहीं किए, तो कहें हम बहुत ज़्यादा व्यस्तता में थे, किसी मिसाइल पर परीक्षण चल रहा था, हम शादी की डेट भूल गए। सोचो इतना ईमानदारी से कार्य किए, इतना मेहनत किए, ये होती है लगन। इन्होंने कहा कि हर इंसान का एक सपना होना चाहिए और उस सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए और हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। देखो संघर्ष इनका कितना रहा, राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए। अब राष्ट्रपति भवन में तो पहुंच गए, अब इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि लाओ राष्ट्रपति भवन के जैसे मुगल गार्डन भी है वहीं पीछे, तो ये कहें कि लाओ शांति से कुछ टहला जाए घूमते। तो घूमते घूमते वहाँ देखें कि कैबिन टाइप के 2 बने थे, तो कैबिन में देखें कि सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगी। गर्मी का सीजन था तो पसीना बह रहा था। अब देखें तो सिक्योरिटी गार्ड की फीलिंग खुद समझें और समझने के बाद वहाँ पंखे की व्यवस्था की। ठंडी में जब ठंडी से परेशान थे तो वहाँ केबिन में हीटर की व्यवस्था की। ये थे जिन्हें हम भारत रत्न भी धन्य हो गया, क्योंकि वो किसको दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम के। इन जैसे देश ने जो खो दिया है रत्न, ये कभी दोबारा वापस नहीं मिल सकते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। अब उसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति पद पर लास्ट रहे 2006-7 के आसपास, तो इन्होंने कहा, इनके जो 52 रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि अब तो सीट से आप उतरने वाले नंबर आ गया, अब हमको घुमा दो दिल्ली वगैरह। तो दिल्ली कहें घुमा दो, तो कहें सब लोग चले आइए। तो जो इनके साथ रहने वाले थे उनसे कहें कि सारा लेखा जोखा रखना मेरे रिश्तेदारों का, अगर 1 गिलास चाय भी पीते हैं 1 कप, उसका भी लिखा विवरण मिलना चाहिए, सारी चीज़ों का। चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं, भोजन करते हैं, रूम का रेंट से लेकर के सब कुछ लिखवाएं। और वो था 3,52,000 रुपये, इतना था, 3.5 लाख के आसपास। इतना रुपया इन्होंने
अपने चेक से काट करके दिया। ये थे ईमानदार। और आज के नेता तो इतने ईमानदार हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पाएँ तो गरीबों का सब रख लें और कोई सवाल भी नहीं पूछता। मीडिया सवाल किससे पूछेगी? जिनका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने ही कहा था कि बिका हुआ पत्रकार और डरा हुआ विपक्ष, मुर्दा आवाम, तीनों लोकतंत्र के लिए घातक हैं। अगर पत्रकार बिका हुआ होगा तो वो आपसे सवाल पूछेगा ही नहीं, और अगर डरा हुआ विपक्ष होगा तो वो सवाल रखेगा ही नहीं। मुर्दा आवाम, तीनों लोकतंत्र के लिए क्या होते हैं? घातक होते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ईमानदार इंसान थे। इंसान क्या, वे इंसान के रूप में एक समझ लो कि महापुरुष आए हैं, और इनसे हम लोगों को भी सीख लेना चाहिए। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि हर इंसान का एक सपना होना चाहिए। अब देखो, इनका कहने का अर्थ था कि पहाड़ पर चढ़कर डायरेक्ट चढ़ने का मजा नहीं होता है, घूम करके पूरा लुक लेते हुए वो चाहिए। मतलब कि जीवन वही है जहां संघर्ष हो, और संघर्ष अगर आपके जीवन में कठिनाइयां अगर आ रही हैं तो जाहिर सी बात है आप आगे की ओर बढ़ रहे हो। अगर आपकी बुराइयां नहीं हो रही हैं, इसका मतलब आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। अच्छा कार्य करोगे तो बुराइयां जरूर होंगी। अब एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति पद से उतरे तो कुछ दिन बाद इन्होंने कहा कि मैं मोटिवेट करूंगा बच्चों को। कहें कि मैं, जरूरी नहीं कि मैं अपना एग्जाम्पल कहूं, लेकिन कहें अगर मुझे लोग पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिव सोचेंगे अपने लिए। इन्होंने आईआईटी, इंजीनियरिंग के जितने विद्यालय हैं, जो भी आईआईटी संस्था इनको बुलाती, वहां जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बच्चों को मोटिवेट करने के स्थान पर ये जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं आईआईटी के, बच्चों को मोटिवेट करते। और भी इनसे काफ़ी चीज़ें सीखने वाली है। देखो, भारत रत्न मिला, पद्म पुरस्कार मिला, और पद्म विभूषण पुरस्कार लिए। उसके बाद मिसाइल पर काम किए, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही कार्य करते रहे। 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015 को ये बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे शिलांग में, और इनके हृदयघात की वजह से मृत्यु हो गई थी। तो ये थे हमारे, जिनकी रत्नों से अगर तुलना, हीरे से भी तुलना की जाए तो तब भी कम है। ऐसे थे हमारे महान, भारत देश के महान राष्ट्रपति के रूप में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। जय हिंद दोस्तों।